एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एनर्जी हीलिंग, ये क्या सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? यस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं क्योंकि प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमारी रियल लाइफ में जो है वो हमारे इमोशंस पे, हमारे माइंडसेट पे और हमारी डिसीजन मेकिंग पे डायरेक्ट इम्पेक्ट करते हैं। जो नंबर 1 है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 राहु का नंबर है। लेकिन आपको मैं एक बात और बताती हूँ, जैसे कि लोग कह देते हैं कि अगर साउथ का मेन गेट है तो उनको लगता है कि बस इंसान की ग्रोथ नहीं होगी, बहुत कर्जा हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उस इंसान का राहु स्ट्रांग है तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिट देगा। आप कोई भी डेकोरेटिव पीस लेकर आते हैं, आपने उसको किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर। कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनकी सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है? सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड एंड करियर से रिलेटेड। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सीरीज ऑफ द पॉडकास्ट, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल साइंसेस के अलग अलग सीक्रेट्स के बारे में। जो आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है, उनका कहना है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो और एनर्जी हीलिंग्स की मोडालिटीज़ होती हैं वो सिर्फ हमारी प्रिडिक्शन लेवल तक सीमित नहीं है, वो हमारी लाइफ को चेंज करने में, हमारी एनर्जीज़ को और बैलेंस करने में, हमारी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करने में भी काम करती है। तो आइए चलते मिलते हैं मनीषा जी से, जो कि काफ़ी सालों से इस स्पिरिचुअल साइंसेस के साथ जुड़ी हुई हैं और काफ़ी सारे लोगों की लाइफ उन्होंने ट्रांसफॉर्म की है। तो चलिए मैम से ही बात करते हैं और जानते हैं मैम के बारे में। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। तो मैम, हम अगर ऑडियंस को जितना भी आपके बारे में बताएं, हम उतना कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को एक बार आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है एस्ट्रो मनीषा रानी और मैं स्पिरिचुअल ओकल्ट के अंदर हूँ। इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु और रेकी हीलिंग पे वर्क करती हूँ। ओके। और मैं बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली 5000 प्लस लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं कंसल्ट करके और उनको ये बता के कि उनके लिए क्या चीज़ सही है। ओके, दैट्स ग्रेट। 5000 इज़ अ ग्रेट नंबर। तो मैम, अगर हम बात करें शुरुआत से कि आपकी इस ऑकल्ट की जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मैम, बेसिकली तो मैं टेक्निकल साइड से हूँ। ओके। हाँ, मैंने बीटेक एमटेक किया है और उसके बाद जो है मैंने इसी में जॉब किया। एंड ओकल्ट के लिए हमेशा से इंटरेस्ट था बचपन से, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए तो बचपन से ये कल्चर हमने अपने घर में देखा था। अच्छा। पूजा पाठ का एंड एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो घर में पहले से ही बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग था इस चीज़ का। तो धीरे धीरे जब एज बढ़ी तो मैं बहुत इंटरेस्ट इसमें मेरा हो गया था। तो उसके बाद सोचा क्यों ना इसमें मैं डिग्रीज करूं, प्रॉपर इसको सीखूं, समझूं इस साइंस को। तो फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। इसमें मैंने अपनी पढ़ाई की, है ना, बीए इन एस्ट्रोलॉजी, एमए इन एस्ट्रोलॉजी एंड देन मैंने ये सभी वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये सब सर्टिफाइड करके मैंने इनको सीखा प्रॉपर तरीके से और फिर लोगों को कंसल्ट करना शुरू किया। क्योंकि लोगों में ना मैं मिथ बहुत थे, ठीक है, भ्रम बहुत ज़्यादा थे। तो मेरा बस यही था कि लोगों में से डर हटाना है, मिथ्स को हटाना है और एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, इनको ना लोगों के लिए एक ऐसी राह बनाने के लिए यूज़ करना है, ना कि उनको डराने के लिए यूज़ करना है। बिल्कुल सही। मैम, तो आपका क्या कहना है, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड एनर्जी हीलिंग, ये क्या सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? यस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, हमारा टैरो हो, हीलिंग्स हो, वास्तु हो, सब में 9 ग्रह और 5 तत्व, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आपको भी पता है हमारा ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों का बहुत इम्पॉर्टेंस है हमारे वैदिक कल्चर में जी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपका एक कॉस्मिक मैप है, जो ये बताता है कि आप कौन हैं, आप किस लिए इसमें आपका जन्म हुआ है और आपका कौन सा जो ग्रह है वो इम्बैलेंस है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये सब आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से पता चलता है।
उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका जो नेम है, ये आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी को डिकोड करता है। ओके। आपने अपने नेम की स्पेलिंग को चेंज किया, अपनी वाइब्रेशन को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह टैरो क्या है, टैरो फ्यूचर का प्रिडिक्शन करने की बजाय प्रेजेंट को समझने का टूल है। इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट कि आपका प्रेजेंट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और मुझे किस तरीके से किसी सिचुएशन को रिएक्ट करना चाहिए, तो इसका बहुत अच्छी गाइडेंस जो है हमें टैरो से मिलती है। अच्छा। तो टैरो जो है ये फ्यूचर प्रिडिक्शन मशीन नहीं है, ये एक टूल है आपकी सेल्फ अवेयरनेस का। ओके। तो वास्तु क्या है, आपके घर की जो है एनर्जी किस तरीके से है, और वास्तु अगर आपके घर का अच्छा है तो वो ग्रहों को सपोर्ट करता है, आपकी रेमेडीज़ और हीलिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, और वो बहुत जल्दी आपके ऊपर इम्पेक्ट करने लग जाती। ओके। और हीलिंग है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका। अच्छा। तो ये ऑल जो जितनी भी साइंसेस हैं, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ओके। और ये सब मिलके हमारी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर ही देती हैं। बिल्कुल, ये हमारी लाइफ को, अगर हम इन पांचों चीज़ों को अलाइंड करके रखें अपनी लाइफ में, हम सेल्फ अवेयरनेस रखें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता है, अगर आपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लिया, समझ लिया, तो आप अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही पा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो मैम चलिए अब इन सारी मोडालिटीज़ को एक एक करके और इन डेप्थ में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी से, जहाँ हम देखते हैं लोगों को कि लोग कुंडली दिखाने जाते हैं और अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शन मांगते हैं। तो क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए है या हमारी लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स को दिखाता है? तो मैं एस्ट्रोलॉजी को एक फ्यूचर बताने का टूल नहीं मानती हूँ, बल्कि आपका एक मैनुअल मानती हूँ जिसको हमें समझना चाहिए। ओके। Astrology is the psychology of our planets and correct timing of our karmas. ओके। यानी एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि हमारे साथ रिपीटेडली कोई चीज़ हो रही है तो हमारा कौन सा प्लेनेट जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, या कोई चीज़ हमारी, अगर कोई प्लेनेट हमारा वीक है तो उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं हमारी लाइफ पर। जैसे कि अगर हमारा इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, तो हमारा वीक मून है। हम में एग्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आ जाता है, हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं चीज़ों के ऊपर, तो ये हमारा वीक मार्स दिखाता है। अच्छा। कई बार हम में लेजीनेस है, प्रोकास्टिनेशन है, तो ये हमारे वीक सैटर्न को दिखाती है। ओके। तो हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, अपने प्लेनेट्स को हमें किस तरीके से बैलेंस करना है, तो ये हमें एस्ट्रोलॉजी से समझना चाहिए। आप ये मत समझिए कि बस एस्ट्रोलॉजी जो है हमारा फ्यूचर बता देगी, नहीं। सबसे पहले ना आपको ये समझना होगा कि आपका जो रिएक्शन है, बेसिक नेचर जो है वो इस तरीके से क्यों है। अच्छा। आप यहाँ पे क्या सीखने के लिए पैदा हुए हैं। बिल्कुल। आपको ये समझना होगा कब आपको अपनी लाइफ को पुश करना है और कब आपको अपनी लाइफ को पॉज करना है। Okay. ये पैटर्न को आपको समझना होगा एस्ट्रोलॉजी चार्ट से। एंड देन एस्ट्रोलॉजी जो है, आपने अपना अगर प्रेजेंट को ठीक करना शुरू किया, उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया अपने प्लेनेट्स के अकॉर्डिंग, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, तो फ्यूचर आपका डेफिनेटली अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा, आपको प्रॉपर रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल मैम। तो क्या प्लैनेट्स सिर्फ हमारी कुंडली में काम करते हैं या फिर हमारी लाइफ में, हमारी डिसीजन में, हमारी सोच में भी काम करते हैं? प्लेनेट्स जो होते हैं वो हमारी रियल लाइफ में जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, वो हमारे इमोशंस पे, हमारे माइंडसेट पे और हमारी डिसीजन मेकिंग पे डायरेक्ट इम्पेक्ट करते हैं। अच्छा। आपने देखा होगा सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल। सबकी सोचने का तरीका, सबका डिसीजन लेने का तरीका सबका अलग अलग होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हम सबके चार्ट जो हैं अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि अगर किसी का मून बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा इंसान अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ओके। अगर किसी का मार्स स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा इंसान के अंदर आपको लीडरशिप की क्वालिटी भी दिखेगी, और ऐसा इंसान बहुत ही ज़्यादा अपनी बात को मनाने के लिए मतलब एकदम जिद पकड़ लेगा, उसको किसी चीज़ को पाने की जिद उसके अंदर बहुत अच्छी होगी। तो इसी तरीके से जो जितने भी प्लेनेट्स होते हैं हमारी लाइफ में, तो वो हमें
जो ये बताते हैं कि वो हमारे डिसीजन पे कैसे इम्पेक्ट करेंगे। तो जिस तरीके से जो हमारा प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे डिसीजन भी उसी तरीके से होंगे। अगर आपका सपोज कीजिए मून जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप हमेशा ना इमोशनल डिसीजन लेंगे। वहीं अगर आपका जो है बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप हमेशा लॉजिकल डिसीजन लेंगे। आपने कई बार सुना होगा ना, लोग कहते हैं यार ये डिसीजन मैंने क्यों लिया, या मतलब क्यों ऐसा मैंने किया। जब डिसीजन वो ले लेते हैं तो क्या होता है ना, कई बार हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है कि अपना हमारे को क्या करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए और किस तरीके के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। तो अगर हमने ये सीख लिया तो हमारी ऑटोमेटिकली चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती हैं। ओके, तो मैम अगर हम नेक्स्ट अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी पे, तो कैसे नंबर्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं? नंबर्स की क्या ऐसी एनर्जी रहती है, क्या ऐसी फ्रीक्वेंसी रहती है जो हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करती है? मैम जो नंबर्स होते हैं, एवरी नंबर्स किसी ना किसी प्लेनेट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो एवरी नंबर की जो है एक अपनी फ्रीक्वेंसी है जी। तो क्या होता है कि हर प्लेनेट अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो वो टेंडेंसीज क्रिएट होती हैं आपकी लाइफ में। अच्छा, सपोज कीजिए कि किसी का अगर नंबर 1 है तो ये सन का नंबर है, तो ऐसे इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे होगी, उसमें ऑथोरिटी लेवल की इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी और उस ऑथोरिटी को पाने के लिए वो मेहनत भी करेगा। तो जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं ना, इनको ऑथोरिटी पोजीशन बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ओके, इसी तरीके से जो 2 नंबर वाले लोग होंगे, उनका मून जो होगा बेसिक नंबर रहेगा, तो वो इमोशनल सेंसिटिव, थोड़ा सा टेंशन जल्दी लेना, एंग्जाइटी जल्दी लेना उनके अंदर ये पाया जाता है। तो इसी तरीके से ना हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो उस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वैसी ही वो एनर्जीज आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, आपके माइंडसेट में क्रिएट करता है। हमें अपनी न्यूमरोलॉजी के थ्रू प्रॉपर समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में कौन से पैटर्न कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार हमें एक ही पैटर्न के लोग मिल रहे हैं, एक ही तरीके के लोग मिल रहे हैं, क्यों हमारी लाइफ में, करियर में राइज एंड फॉल जो है वो बार बार होता है, ये किस नंबर की फ्रीक्वेंसी या किस लिए ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। तो ये समझना चाहिए हमें न्यूमरोलॉजी से। तो न्यूमरोलॉजी की जो रेमेडीज़ होती हैं ना, वो भी बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती हैं एंड बहुत जल्दी वर्क करती हैं। ओके, तो मैम जैसे कि अभी आपने कहा था कि कुछ नंबर्स हमारे प्लैनेट्स को डिनोट करते हैं, तो क्या आप वो डिटेल में बताएंगे कि कौन सा नंबर हमारा कौन सा प्लैनेट डिनोट करता है? बिल्कुल। जो नंबर 1 है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 राहु का नंबर है, नंबर 5 मरकरी का नंबर है, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न एंड नंबर 9 मार्स। लेकिन आपको मैं एक बात और बताती हूँ जी। मैं आजकल आप बहुत जगह सुन रहे होंगे कि अगर 4 और 8 नंबर हैं तो लाइफ में बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहेगा, या फिर इन लोगों की लाइफ में ये कुछ जल्दी अचीव नहीं करेंगे, इनको हर्डल्स बहुत ज़्यादा आएंगी। बट आप बिलीव कीजिए एक बात को कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं कि ये नंबर है तो ये तो बहुत ही अच्छा है और ये नंबर है तो ये एकदम ख़राब है। कोई भी नंबर ख़राब नहीं होता। आप इस बात को एकदम प्रॉपरली समझिए। हर नंबर के, ऑल नंबर्स के अपने पॉजिटिव ट्रेट्स भी हैं, अपने नेगेटिव ट्रेट्स भी हैं। एग्जैक्टली। तो आपकी लाइफ में आप उसके पॉजिटिव ट्रेट्स की अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं या उसके नेगेटिव ट्रेट से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि प्लेनेट्स जो हैं वो आपके डिसीजन लेने की क्षमता को नहीं छीन सकते आपसे। डिसीजन तो आप ही को लेना है। अगर आप समझ गए कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके की हो रही है, तो आपको खुद को, अपनी हैबिट्स, अपने बिहेवियर को आप चेंज करेंगे, अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, तो आप ना ईजिली हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। भले फिर आपके जो भी नंबर्स रहेंगे वो भी आपके साथ अलाइंड हो जाएंगी, उनकी एनर्जी भी आपके साथ अलाइंड हो जाएगी। ओके, तो मैम अब अगर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वास्तु में क्या राज है। वास्तु कहते हैं हमारे घर की, हमारे एटमॉस्फेयर की एनर्जी को इन्फ्लुएंस करता है। उनकी एनर्जीज़ के लिए वास्तु किया जाता है, उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। लेकिन वास्तु की एनर्जी हमारी एनर्जी को कैसे इम्पैक्ट करती है? वास्तु इज द साइंस ऑफ हाउ स्पेस इन्फ्लुएंस योर माइंड। ओके, मतलब आपकी जो जगह है जहाँ आप रहते हैं उसका आपके डायरेक्टली थॉट्स पे,
आपके इमोशंस पे, आपकी हैबिट्स पे क्या असर पड़ता है, ये है वास्तु। लेकिन लोगों ने ना सिर्फ इसको डायरेक्शन तक सीमित कर दिया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नहीं, डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा है वास्तु। आप कौन सी डायरेक्शन में कौन सा एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी स्पेस में अगर बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है तो डेफिनेटली आपका माइंड भी क्लटर्ड रहेगा। आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो बट ऑब्वियस आपके अंदर इरिटेशन एंड लो मूड्स रहेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जीज़ को फील करेंगे। अगर आपके यहाँ पर ब्रोकन चीज़ें ज़्यादा हैं, अनयूज्ड चीज़ें ज़्यादा हैं, तो और आप उनको घर में बहुत ज़्यादा इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करेगी। और जब ये एनर्जी को ब्लॉक करेगी तो ये आपकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस लेकर आएगी, आपकी माइंड में भी ब्लॉकेजेस आएंगे। तो क्या होता है ना, कई बार हम जब वास्तु होता है उसको सिर्फ डायरेक्शन से ना जोड़कर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान ज़रूर रखें कि आपके घर में लाइटिंग प्रॉपर हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, एनर्जीज़ का फ्लो अच्छे तरीके से हो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कलर्स का यूज़ ना करें अपनी लाइफ में, क्योंकि ये भी आपके मूड में बहुत ज़्यादा एंगर, इरिटेशंस इंक्लूड करता है। तो सिर्फ वास्तु जो है सिर्फ डायरेक्शंस नहीं है, तो वास्तु का डायरेक्शन एक बहुत बेसिक लेवल है कि नॉर्थ ईस्ट है, क्लैरिटी एंड पीस ऑफ माइंड है, साउथ वेस्ट है, हमें स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ देता है। तो ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। तो वास्तु में एक ऐसा है कि हमें ऑल 16 डायरेक्शंस पे हम वर्क करते हैं। हम अपने घर की रेमेडीज़ कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपकी लाइफ में भी ग्रोथ हो, आपके ग्रहों को स्ट्रेंथन मिले। अगर आपके घर का वास्तु सही है तो आपकी जो कुंडली के ग्रह हैं वो भी आपके साथ अलाइंड होते हैं और आपको हर चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है। आप जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उसका इम्पेक्ट डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ता है, आपके माइंडसेट पे पड़ता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पे भी पड़ता है। जैसे कि लोग कह देते हैं कि अगर साउथ का डायरेक्शन का अगर दरवाज़ा मेन गेट है तो उनको लगता है कि बस इंसान की ग्रोथ नहीं होगी, बहुत कर्जा हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी के लिए अगर उस इंसान का राहु स्ट्रॉन्ग है और उसने साउथ फेसिंग के घर में वो रहता है तो उसके लिए, और उसका राहु स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिट देगा। उसको बहुत ग्रोथ होगी साउथ फेसिंग के घर में भी। मेरे ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनका राहु बहुत स्ट्रेंथन है और उनका साउथ फेसिंग होम है। तो उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है उस घर में आके विदिन 5 ईयर्स में, क्योंकि उनकी कुंडली में राहु स्ट्रॉन्ग है, साउथ का उनकी फेसिंग का होम है, तो दोनों एनर्जीज प्रॉपर अलाइंड हुई। उनकी जो वास्तु है वो उनके अकॉर्डिंग, उनके बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग अलाइंड हुआ एंड इट्स वर्क फॉर देम। तो आपके लिए क्या अलाइंड हो रहा है, किस तरीके से अलाइंड होगा, तो ये हर इंसान का अलग होता है। एक बेसिक वास्तु होता है और आप जब उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है। तो मैम जैसे अभी आपने कहा कि जो वास्तु है वो सिर्फ 16 डायरेक्शन के ऊपर नहीं है, और आपने अभी बीच में कलर्स का भी मेंशन किया था, तो क्या ये कलर्स या फिर जो हम घर में डेकोरेटिव आइटम्स भी ले आते हैं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं हमारे वास्तु दोष या वास्तु की एनर्जीज पे इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल मैम, क्योंकि आप कोई भी डेकोरेटिव पीस लेकर आते हैं, आपको पता है हर चीज़ में वाइब्रेशन होती है, हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली आप कोई भी आइटम लेकर आए, आपने उसको किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किस तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पेक्ट करती है। कई बार वो एनर्जीज़ को ब्लॉक भी करती है। अगर आपने उसको प्रॉपरली लगाया है, आपने उसको प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर आपको पता है कि उस डायरेक्शन में वो एलिमेंट जाएगा। जैसे नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर का कोई एलिमेंट है, आप कोई चीज़ वाटर से रिलेटेड लेकर आते हैं तो उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन वहीं आप वाटर की चीज़ को साउथ में रख देंगी तो डेफिनेटली फायर जोन में अगर आप वाटर को रखेंगी तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू। तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देगा। आपको जो आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, आपके काम रुकने लग जाएंगे। आपको एंड में, मतलब आपको लगेगा कि एकदम एंड में जा करके मेरे काम रुक रहे हैं। तो जब आपका वाटर एलिमेंट साउथ डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा। तो एलिमेंट्स का डायरेक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और हर चीज़ का एनर्जी एक लेवल होता है, एक वाइब्रेशन होती है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो लिविंग थिंग हो, तो वो आपकी डायरेक्टली एनर्जी के फ्लो को इम्पेक्ट करती है आपके घर की।
तो मैम अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टैरो के बारे में। यूजुअली टैरो से रिलेटेड अगर हम बात करें तो टैरो को हमेशा येस और नो के आंसर्स के लिए जाना जाता है। तो टैरो एक्चुअली हमें क्या गाइडेंस देता है, क्या समझाता है? जो टैरो है आजकल मैं देख रही हूँ ना, लोग उसको बहुत येस एंड नो का एक टूल बना लिया है। ऐसा Exactly. नहीं है, ऐसा नहीं है। टैरो एक फ्यूचर प्रिडिक्शन मशीन नहीं है, ये आपके प्रेजेंट को समझने का तरीका है कि आपको अभी रुकना चाहिए किसी काम को करने के लिए, वो वेट करना इंपॉर्टेंट है, या वो आपको अभी करना चाहिए। तो आपको वो प्रॉपर गाइडेंस देता है कि आपके लिए क्या सही है। टैरो जो है वो डायरेक्टली एनर्जी लेवल पे वर्क करता है। ठीक है। टैरो जो कर रहा होता है उसकी भी, और जिससे आप अपना टैरो करा रहे हैं उसकी भी, तो आप दोनों की एनर्जी लेवल पे ये वर्क करता है। टैरो प्रॉपर बात करते हैं, ठीक है, कि आप उनसे जो पूछना चाहते हैं वो प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि आपके लिए क्या बेटर रहेगा। सपोज करिए अगर किसी ने, दो इंसानों ने एक ही सवाल पूछा, तो टैरो दोनों के अलग अलग आंसर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल अलग है, दोनों की इंटेंशंस अलग हैं, और दोनों की प्रॉब्लम्स हैं एक जैसी, कि रिलेशनशिप इश्यूज हैं, बट वो अलग तरीके की। तो टैरो के आंसर्स भी अलग होंगे, क्योंकि टैरो एक गाइडेंस टूल है आपका। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टैरो को ना लोगों ने सिर्फ एक उसको येस एंड नो तक रख दिया है, लेकिन टैरो जो है आपको ये बताता है कि अभी आपको क्या आपकी लाइफ में सही है। सपोज कीजिए आपने पूछा कि मेरे को जॉब चाहिए, मुझे जॉब चेंज करना है। तो टैरो ना साइलेंटली, जो टैरो रीडर से ऐसे बात करेगा कि जॉब तो चेंज करना है, बट क्या आप अभी रेडी हैं जॉब चेंज करने के लिए? क्या दिस इज़ द राइट टाइम? तो टैरो हर तरीके से एकदम टैरो रीडर से बात करते हैं, कार्ड्स जो होते हैं, तो ये आपको प्रॉपर एकदम सही एकदम गाइडेंस देते हैं। तो इसको गाइडेंस टूल की तरह यूज़ करें रेदर देन फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो मैम आजकल हमने देखा है कि अलग अलग तरीके के टैरोस भी आते हैं और अलग अलग तरीके की प्रिडिक्शंस भी होती है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। मैम देखिए, टैरो में कैसा होता है कि प्रिडिक्शन के अलग अलग तरीके हैं। अच्छा। ठीक है, आप अलग आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हम अलग अलग तरीके से कार्ड से क्वेश्चंस करते हैं, उसको कार्ड से आंसर लेने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। एवरी टैरो यूज देयर वे कि वो किस तरीके से पूछना चाहता है। तो दे आर लॉट्स ऑफ वे कि हम टैरो से किस तरीके से पूछते हैं। बिल्कुल। हमारा अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टैरो रीडिंग में जो है, वो जिससे आप रीडिंग करा रहे हैं उसकी एनर्जीज कैसी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या उसकी इंट्यूशन लेवल, वो अपनी मेडिटेशन डेली बेसिस पे कर रहा है? आप जितनी अच्छी मेडिटेशन आपका जो जिससे आप टैरो करा रहे हैं वो कर रहा है, जितनी उसकी एनर्जीज हाई रहेंगी, तो आपके लिए जो गाइडेंस होगी वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर रहेगी। तो मैम हीलिंग और एनर्जी वर्क को लोग बिलीफ सिस्टम समझते हैं, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहना चाहेंगी कि कैसे हमारी लाइफ में हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल इमोशनल स्टेबिलिटी को मैनेज करता है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूं, हीलिंग ना बिलीफ सिस्टम से शुरू ज़रूर हो सकती है, लेकिन बिलीफ सिस्टम पे ये ख़त्म नहीं होती है। क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी कि जो हमारी बॉडी है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस पे काम करती है। बिल्कुल सही। हमारा ब्रेन जो है वो अल्फा बीटा थीटा वेव से मेजरेबल है। एंड जो हमारा हार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, यानी कि हम जिसको ऑरा भी बोलते हैं। जी ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि जो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो हमारी साइंस भी मानती है कि ये इस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एंड केमिस्ट्री का फॉर्म है। एग्जैक्टली। तो जब हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिकल है, तो डेफिनेटली जो हीलिंग है वो लॉजिकल है, मैजिकल नहीं। जब इंसान जो होता है बहुत स्ट्रेस में होता है, तो क्या होता है, उसका जो कॉर्टिसोल होता है वो हाई होता है। बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। जी। तो हीलिंग क्या करती है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है। इससे जो है आपका हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है स्ट्रेस की वजह से, वो स्लो डाउन होता है, और उसके बाद आपको जो है रिलीफ मिलना शुरू होता है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। इसलिए कई बार ना सेशन ख़त्म होने के बाद लोग रोने लगते हैं, क्योंकि उनका इमोशनल डिटॉक्स हो जाता है, या उनको लगता है उनको बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत रिलीफ फील कर रहे हैं। तो हीलिंग जो है वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम नहीं है, क्योंकि प्लेसेबो इफेक्ट क्या कहता है कि मुझे लग रहा है मैं ठीक हो रही हूँ जी, लेकिन हीलिंग क्या कहती है, हीलिंग कह रही है कि बॉडी को ना सिग्नल मिल रहा है कि अब हम सेफ जोन में हैं।
ओके। तो जो हीलिंग है वो बच्चों पर, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, सब पर बहुत अच्छा इम्पेक्ट करती है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके ब्लॉकेजेस को क्लियर करना है। लेकिन अगर बिलीफ सिस्टम होता तो एनिमल्स के पास, प्लांट्स के पास, बच्चों के पास तो बिलीफ सिस्टम नहीं है। लेकिन ये बिलीफ सिस्टम से ऊपर है, क्योंकि ये साइंटिफिकली, लॉजिकली आप पे वर्क कर रही है। ओके। क्योंकि आपको भी पता है इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जीज हैं, और एनर्जीज एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हैं, क्योंकि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो हीलिंग जो है ट्रांसफॉर्मेशन है एक तरीके से। आपकी बॉडी अपनी एनर्जीज का प्रॉपर यूज़ करके अपने आप को हील करती है। ओके। तो जब कोई हीलर के पास जाता है तो क्या वो अलग फीलिंग होती है, क्या वो अलग महसूस करता है उस सेशन के दौरान? देखिए, जैसे मैं आपको रीकी हीलिंग की बताती हूँ, जी। तो अगर आप किसी हीलर के पास गई तो सबसे पहले तो हीलर की एनर्जीज आपकी एनर्जी से हाई होनी चाहिए। ओके। क्यों? क्योंकि देखो, आपको कोई भी तभी कुछ दे सकता है जब वो आपसे थोड़ा सा ऊपर है, आपके बराबर है, उसकी एनर्जीज आपसे तो थोड़ी हाई होनी चाहिए ना आपको देने के लिए। जी। तो हीलर के अंदर सबसे पहले जो मैं कंडीशन मानती हूँ, उसको रोज डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना, अपनी शील्डिंग करना जब भी वो अगर हीलिंग करता है किसी भी इंसान की, अपनी सुरक्षा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके ऑरा में कोई नेगेटिव एनर्जीज ना आए। ओके। एंड अगर हाई लेवल उसकी इंस्टीट्यूटिव पावर जो है वो हाई है, तो वो बहुत अच्छी हीलिंग कर पाता है। तो कोई भी इंसान अगर आपके पास हील कराने आता है, तो जो भी हीलर हम अच्छी मेडिटेशन में होगा, जिसकी एनर्जीज बहुत हाई होंगी, तो उसकी हीलिंग के बहुत कम सेशन में ही आपको इम्पेक्ट दिखने लग जाएगा। जैसे कि अभी आपने कहा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो क्या ये एनर्जी एक हीलर की एक अपने क्लाइंट की तरफ जाती है, या फिर ये यूनिवर्स में जो एनर्जीज है वो ट्रांसफ़र होती हैं? हीलर सिर्फ एक मीडियम बनता है, अपनी जो एनर्जीज होती हैं उसके थ्रू दूसरे की एनर्जीज को, जो उसकी वीक एनर्जीज हैं, उनको पावर देने के लिए, यानी उसके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हटाने के लिए। क्योंकि जो आपके ब्लॉकेजेस होते हैं वो भी आपकी किसी ना किसी नेगेटिव एनर्जी का इम्पेक्ट होता है, ठीक है। तो उनको वो हटाते हैं ब्लॉकेजेस को, और वो चीज़ें आपके लिए प्रॉपरली वर्क करती हैं। ओके। तो मैम, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप यूजुअली देखते हैं जब कोई एक एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है? तो सबसे पहले ना, लोग जो है ना एस्ट्रोलॉजी को बहुत बड़ा क्रच बना लेते हैं। अच्छा। कैसा है कि मेरी तो कुंडली में ही ऐसा लिखा हुआ है, मेरा तो ये नंबर है, ये नंबर तो वीक है, तो उन्हें ना कोई बहाना चाहिए रहता है। एग्जैक्टली। यानी प्लेनेट्स एंड नंबर्स पे डाल दिया जाए। अपने अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहते। लोगों को प्रिडिक्शन का ना बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो गया है। डेली डेली ये पूछना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो इस चीज़ से क्या होता है, बड़े इम्पल्सिव हो जाते हैं कि कब ठीक होंगी चीज़ें, ठीक है। ये नहीं पूछेंगे खुद से कि उन्होंने अपने अंदर क्या बदलाव लाया, अपने अंदर कुछ चेंज किया या नहीं। सिर्फ सबको बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए कि बस कोई स्टोन बता दीजिए और जो रातों रात उनकी लाइफ चेंज कर दे, कोई रेमेडी बता दीजिए जो बस फटाक से उनकी लाइफ को बदल दे, उनकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, अपने आप को खुद में चेंजेस लाने होंगे। नहीं तो जो आपकी लाइफ में है ना प्रॉब्लम्स, बार बार वही रिपीट होंगी। ओके। तो आपने किसी भी चीज़ का ना, इससे क्या होगा, आपकी लाइफ में बड़ा फियर बढ़ जाएगा। आपका जो इंट्यूशन है, खुद का इंट्यूशन है, वो वीक हो जाएगा। बस आप डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरों पे कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। जी। तो आपने सेल्फ अवेयर बनना है सबसे पहले, जो लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बस उनको फटाफट कोई स्टोन दे दीजिए, कोई रेमेडी दे दीजिए जो बस जल्दी से वर्क कर जाए। लेकिन जब तक आप सेल्फ अवेयर होकर अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए प्रॉपर वर्क नहीं करेंगी। वो थोड़ी देर के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वर्क नहीं करेंगी। ओके। तो मैम, आपके एक्सपीरियंस में आपने इतने सारे क्लाइंट्स को हेल्प करा है, उनको गाइड किया है, तो आपके एक्सपीरियंस में अगर मैं कहूँ, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनकी सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओके, एंड करियर से रिलेटेड। ठीक ये है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जो लोगों को पूछने होते हैं। एंड थर्ड नंबर पे होता है लोगों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। ओके। तो बेसिकली ना आज की दुनिया में ना लोगों में पेशेंस नहीं है, तो रिलेशनशिप्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं।
एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, और ये जो सब है ये एनर्जी का इम्बैलेंस है। ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, रिलेशनशिप की या करियर की या हेल्थ की, ये आपकी एनर्जीज का इम्बैलेंस है। ओके। तो मैं इसको इसी तरीके से देखती हूँ। सपोज कीजिए अगर कोई आता है तो उसका रिलेशनशिप इशू है, तो सबसे पहले उसका मून चेक कीजिए, मून उसका वीक है, उसका वीनस कैसा है। अगर जेंट्स आया है तो स्पेसिफिकली उसका वीनस चेक करना चाहिए कि इसका वीनस स्ट्रॉन्ग है या किस तरीके की पोजीशन पे बैठा है। और थर्ड, कहीं राहु बहुत ओवर एक्टिव तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इल्यूजन, ओवर थिंकिंग एंड टेंशन देता है मैरिड लाइफ के अंदर, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो ये 3 प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं। Okay. और कुछ हाउसेज हैं, जैसे 7th हाउस होता है हमारा, तो हमें इसको भी प्रॉपर चेक करना चाहिए, नवमांश कुंडली को चेक करना चाहिए अगर हम रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो। Okay. सेकेंडली, एक लेडी की अगर हम कुंडली को देखते हैं रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए उसका जो पति होता है वो गुरु ग्रह जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अच्छा। हमें गुरु देखना चाहिए कि एक लेडी की कुंडली में गुरु किस परिस्थिति में बैठा हुआ है, मून कैसी सिचुएशन में है, और राहु केतु का एक्सिस किस तरीके से है। Okay. तो ये रिलेशनशिप के इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीके से जैसे करियर होता है, तो हर इंसान का जैसे पर्सनल चार्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करियर के लिए कि आप जॉब या बिजनेस, तो बेसिकली सन, सूर्य को देखना चाहिए कि आप में लीडरशिप क्वालिटी, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरीके का है, आप अपनी लाइफ में किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सेकंड जो है, इसमें मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये लॉजिकल माइंड, कम्युनिकेशन, और अगर आप बिजनेस साइड जाना चाहते हैं तो हमें देखना होता है। और थर्ड होता है सैटर्न। सैटर्न मेनली तो जॉब का कारक है, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ में, कंसिस्टेंसी लाइफ में आपको सैटर्न ही देता है। ठीक है। तो जब भी करियर की बात आएगी तो सन, सैटर्न एंड मरकरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स टू डिसाइड कि हमें करना क्या चाहिए। हमारा 10th हाउस किस तरीके से है, हमारी दशमांश कुंडली किस तरीके से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं करियर के लिए। तो हमें इनको देखना चाहिए ठीक है कि ये किस तरीके से एक पर्सनल कुंडली में इंसान की बैठे हुए हैं और किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं उसके लिए। ओके। तो मैम, अभी आपने पीछे मेंशन भी किया था कि लोग बस रेमेडी मांगते हैं, तो बेसिकली रेमेडी इम्पॉर्टेंट है या फिर अपनी लाइफ में अपनी हैबिट्स को बदलना और अपनी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली अपनी हैबिट्स को और एनरोल करना और फाइन करके अपनी लाइफ को और स्मूथ बनाना? देखिए, रेमेडी जो है ना सबटल लेवल पे वर्क करती है। ओके। ठीक है, तो रेमेडीज जो हैं वो आपके लिए कैसे वर्क करती हैं। रेमेडी सबसे पहले आप जिस भी प्लेनेट के लिए रेमेडी को लेते हैं तो उसकी एनर्जी लेवल पे वो वर्क करती है। ठीक है, उसको प्रेशर को, प्लेनेट के प्रेशर को धीरे धीरे कम करती है। ठीक है। एंड बैलेंस करती है चीज़ों को, और आपकी लाइफ में चीज़ों को सही करना शुरू करती है। लेकिन रेमेडीज़ के साथ साथ अगर आप अपने माइंडसेट एंड डिसीजन पावर को चेंज नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में, तो रेमेडीज़ आपको थोड़े समय के लिए इम्पैक्ट देगी, लॉन्ग टर्म नहीं देगी। काफ़ी लोग हैं, उनको आप रेमेडीज़ दे दीजिए तो वो करते ही नहीं है। बस उनको रेमेडीज़ बता दीजिए, वो 2 दिन करते हैं, फिर तीसरे दिन बोलते हैं मैम मेरे से ये रेमेडी नहीं हो रही। बल्कि इतनी स्मॉल रेमेडीज़ हैं प्लैनेट्स की, मतलब इतनी स्मॉल से स्मॉल रेमेडीज़ भी दे दीजिए तो भी लोगों से कंसिस्टेंसी से नहीं होती हैं। तो रेमेडीज़ डेफिनेटली वर्क करती हैं, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी तो चाहिए, आपका डिसीजन में कि आपका माइंडसेट तो वैसा होना चाहिए, तभी तो रेमेडीज़ वर्क करेंगी। बिल्कुल। आप बिलीफ सिस्टम के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ रेमेडीज़ कीजिए, वो डेफिनेटली वर्क करती हैं। ओके। लेकिन लोगों में कैसा है, दो हफ्ते कर ली, दूसरे हफ्ते रिजल्ट नहीं आया तो बस मेरे लिए तो ये रेमेडी वर्क नहीं करेगी। एग्जैक्टली। भाई आप में पेशेंस भी होना चाहिए। बिलीफ के साथ ना पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए। लाइफ में आपको इंस्टेंटली कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन कैसा ना लोगों को इंस्टेंटली की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, कलयुग है, राहु एक्टिव है, कि 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए एंड हर चीज़ लोगों को बहुत जल्दी चाहिए। तो बहुत जल्दी कोई चीज़ नहीं होती है कि रातों रात कुछ हो जाएगा, रातों रात ही बस आप करोड़पति बन जाएंगे, और ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें, एनर्जीज अलाइंड होंगी, आपकी चीज़ें होंगी। आप रेमेडीज़ को बिलीव के साथ, पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करके देखिए, ये 100% वर्क करती हैं।
ओके, तो हमने इतनी सारी मोडालिटीज़ के बारे में जाना और उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में समझा। तो मैम, अगर आपको कहूँ कि कोई एक लाइन में जो नया इंसान है, जो एस्ट्रोलॉजी इनमें आना चाहता है, जो सीखना चाहता है, या कह लीजिए जिसका इंटरेस्ट है, उनको आप ऐसा क्या टिप देंगे, क्या एक सलाह देंगे जो उनकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट करे? मैं यही कहूँगी कि आप ना सबसे पहले जो भी सीखना चाहते हैं, सबसे पहले आप सेल्फ अवेयर हो जाइए कि आप ये क्यों सीखना चाहते हैं। सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्शन से या एक सेल्फ अवेयर बनने के लिए। लोगों को डराना नहीं है कि अरे आपका ये ग्रह ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, कोई ग्रह खराब नहीं होता, कोई नंबर खराब नहीं होता। सबकी अपनी टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। लेकिन कर तो वो आप पे रहे हैं। आप ऑपोजिट में वर्क करना शुरू कर दीजिए। सपोज कीजिए, लोग कहते हैं कि मून बड़ा अगर वीक है तो हमारा इमोशनल होगा, एंग्जाइटी होगी, पैनिक अटैक्स होंगे लोगों के अंदर। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, मेडिटेशन रेगुलर करना शुरू करेंगे, मंत्र जाप कीजिए, नाम जाप कीजिए, तो डेफिनेटली आपका मूड अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो करना तो आपको है एट द एंड ऑफ द डे। तो लोगों को आपको सेल्फ अवेयर बनाना है कि किसी चीज़ से डरना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप सेल्फ अवेयर बनिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर अपने आप बदलने लगेगा। पहले प्रेजेंट को ठीक कीजिए रेदर देन फ्यूचर जानने की बजाय। तो मैं हर जो भी नया बंदा इस फील्ड में आना चाहता है उसको यही एक बात ज़रूर कहूँगी कि वो अपने ऊपर वर्क करे और किसी के भी अंदर डर ना फैलाए। सिर्फ कुछ पैसों के लिए सिर्फ अपने चीज़ों को ना बेचें कि इस चीज़ से ऐसा हो जाएगा या इस चीज़ से ऐसा हो जाएगा। कोई भी चीज़ इंस्टेंटली वर्क नहीं करती कि आपने आज पहना और वो कल चीज़ हो गई। वो अगर कोई चीज़ हुई भी है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके ब्रेन, आपके जो ऑरा है उनका भी इस चीज़ में हाथ है। सिर्फ आपने वो चीज़ पहनी उससे वो चीज़ नहीं हो गई है। आपका बिलीफ सिस्टम है। तो आपने सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना है कि ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये वाला स्टोन पहना और कल से ही लाइफ चेंज हो जाएगी। नहीं, एनर्जीज को भी अलाइंड होने में टाइम लगता है जी। भगवान के आगे भी मन्नत मांग कर आते हैं तो उसको भी सुनने में लोगों को टाइम लगता है। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा पेशेंस इंसान को लेकर आना चाहिए और ये अवेयरनेस एक हर इंसान को फैलानी चाहिए। ओके, तो मैम बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, बहुत कुछ नया हमने जाना और सीखा। तो जाते जाते आपका क्या एक लेसन रहेगा, क्या एक मैसेज रहेगा, और हम आगे आने वाली सीरीज़ में और क्या क्या नई चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पॉडकास्ट के बाद मैं व्यूवर से यही एक्सपेक्टेशन रखूँगी कि सबसे पहले वो अपने रिएक्शंस को समझने लगें, अपनी लाइफ के रिपीटेड पैटर्न्स पे काम करें और व्हाई मी की जगह व्हाट कैन आई डू ये सोचें। एस्ट्रोलॉजी को ना एक्सक्यूज नहीं, अपना एम्पावरमेंट बनाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।